हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स के जो अपने पास वेग नियतांक की यूनिट हैं उसके बारे में डिस्कस की थी। तो जो वेग नियतांक की इकाई थी वह अपने पास क्या थी? K इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n इंटू लीटर n माइनस 1 इंटू सेकंड इनवर्स थी, जहाँ n बराबर अभिक्रिया की कोटि को बता रहा था। n बराबर अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा था। तो जैसे अलग अलग कोटि की अभिक्रियाएं, अगर n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इट मीन्स शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक की इकाई हैं वह क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से k नोड इक्वल्स टू हो जाएगी अपने पास मोल की पावर 1 लीटर की पावर माइनस 1 इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगी। यहाँ बात करते हैं n बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक की इकाई है वह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n बराबर 1 पुट करना पड़ेगा। तो n बराबर 1 पुट करने पर जो k1 की यूनिट है वह क्या आ जाएगी अपने पास? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो किसी भी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस वजह से जो यूनिट आएगी वह अपने पास सेकंड इनवर्स आएगी। तो ये अपने पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई आ गई सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर अभिक्रिया हो जाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक की इकाई है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए n की वैल्यू 2 पुट करना है। तो K2 इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ 2 पुट करेंगे तो मोल 1 माइनस 2, तो माइनस 1 मोल की पावर माइनस 1, यहाँ पर 2 पुट करना है तो लीटर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा इंटू सेकंड इनवर्स। तो ये अपने पास आ गई द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई। तो ये जो इकाई है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है, कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह अपना है अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिक्युलरिटी, एंड मोलिक्युलरिटी, मोलिक्युलरिटी ये है इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं अभिक्रिया की कोटि को डिफाइन करूंगा। तो जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट, कोई उत्पाद बना रही है, तो इसके लिए अगर मैं वेग नियम से अभिक्रिया का वेग लिखूं तो वेग नियम से जो अभिक्रिया का वेग है वह मैंने क्या लिखा कि और अभिकारकों का गुणनफल। अब यहाँ मैंने x मान लिया और इसकी पावर y मान ली। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग नियम
हैं उसमें अभिकारकों की जो घातों का योग होता है वह अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है। तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। जबकि अगर अणु संकेता की बात करूं मैं इस अभिक्रिया के लिए, तो अणु संकेता क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के जो मोलों, अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या का जो योग होता है वह किसको बताएगा, अणु संकेता को बताएगा। तो यहाँ पर जो अणु संकेता है वह A प्लस बी है। तो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग जिस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जबकि अणु संकेता की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणु, परमाणुओं, मोलों तथा अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की अणु संकेता कहलाएगी। तो अणु संकेता को हम देखकर बता सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कि अणु संकेता इसकी क्या होगी। जबकि कोटि के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वेग नियम लिखना पड़ेगा, तभी अपन बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अलग अलग रिएक्शन है उसके हिसाब से अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे अपने पास ये अमोनियम नाइट्राइड है, इसका मैं अगर तापीय अपघटन कराता हूं तो N2 बनता है और 2 वाटर बनते हैं। दूसरी रिएक्शन अगर मैं H2 प्लस I2 की बात करूं तो क्या बनाएगा, 2HI बनाएगा। तीसरी अभिक्रिया अगर मैं बात करूं 2NO प्लस O2, ये क्या देगा, 2NO2 देगा। तीसरी अभिक्रिया है अपने पास N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो अब इन अभिक्रियाओं में अगर कोटि और अणु संकेता को अपने को डिफाइन करना है तो अणु संकेता तो हम देखकर बता सकते हैं, कोई भी प्राथमिक रिएक्शन है उसमें देखकर बता सकते हैं। अणु संकेता क्या होती है, अभिकारकों के मोलों या उसके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका योग होती है। तो यहाँ पर जो अणु संकेता है, जो मोलिकुलरिटी है अणु संकेता, वह अपने पास क्या आ जाएगी, अणु संकेता इस केस में आ जाएगी 1। इस केस की बात करें तो यहाँ पर जो अणु संकेता हो गए 2, क्योंकि H2 का 1 मोल और I2 का 1 मोल आपस में अभिकृत हो रहा है तो अणु संकेता 2 हो जाएगी। इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो इसकी जो अपने पास अणु संकेता होगी वह 3 हो गई, और इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो इसकी अणु संकेता अपने पास 4 हो गई। अब कोटि के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वेग नियम लिखना पड़ेगा, तभी हम कोटि को परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे ये अपने पास रिएक्शन है, इसके लिए अपने को वेग नियम दे रखा है, ऐसे R = K इंटू NH और NO2। तो इसके लिए मैं कोटि क्या बता सकता हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वह इसकी पावर 1 पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से इसकी कोटि हो गई 1, अर्थात ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और अगर इसके लिए वेग नियम ऐसे लिखा हो कि H2 की सांद्रता इंटू I2 की सांद्रता, और यहाँ पर इसकी पावर 0 और इसकी पावर 0 दे रखी है, मतलब रिएक्शन किस पर निर्भर कर रही है, रेडिएशन पर निर्भर कर रही है, विकिरण पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया की मैं बात करूं तो नेक्स्ट अभिक्रिया में अगर
जो रेट है वह ऐसा लिखा है कि NO और की पावर 2 लिखा है और O2 की पावर 0 लिखा है। तो यहाँ पर जो कोटि होगी वह कोटि केवल 2 होगी, द्वितीय कोटि की भी क्रिया होगी। और इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में अपने को दे रखा है कि जो रिएक्शन है वह उत्प्रेरक पर निर्भर करती है प्लेटिनम और मोलिब्डेनम पर। तो इसके लिए जो वेग नियतांक है वह न तो N2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा और न H2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इस वजह से ये अभिक्रिया शून्य कोटि की हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपने पास हैं, इनको परिभाषित कर लेते हैं सबसे पहले और फिर इनमें डिफरेंस की बात करेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी, कोटि की परिभाषा क्या हो जाएगी? कोटि की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी और अणु संख्यता की डेफिनेशन क्या होगी? तो इससे इन दोनों में अंतर भी आ जाएगा और डेफिनेशन भी आ जाएगी। अणु संख्यता, तो कोटि क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, कोटि कहलाती है। और अणु संख्यता में क्या हो जाएगा? अणु संख्यता क्या हो जाएगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या अणु संख्यता को बताएगी। कुल अणुओं की संख्या किसको बताएगी? अणु संख्यता को बताएगी। दूसरा जो डिफरेंस है वह क्या है? जो अपने पास जो कोटि है वह प्रायोगिक हैं, तो दूसरा अंतर हो जाएगा, यह प्रायोगिक मान है, मतलब देखकर अभिक्रिया को देखकर कोटि को परिभाषित नहीं कर सकते। तो यह प्रायोगिक मान होता है, जबकि अणु संख्यता देखकर बता सकते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? यह सैद्धांतिक मान होता है। यह सैद्धांतिक मान होता है, मतलब ये थ्योरेटिकल होता है, देखकर बता सकते हैं अभिक्रिया को कि उसकी अणु संख्यता क्या है। लेकिन कोटि प्रैक्टिकल मान है, इसके लिए अपने को रेट लो पता होना चाहिए, या इसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वह पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? कोटि को परिभाषित कर सकते हैं। तीसरा अपने पास जो डिफरेंस है, तो कोटि का मान क्या हो सकता है? कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तथा भिन्नात्मक हो सकती है, जबकि जो अणु संख्यताएं यह हमेशा पूर्णांक में होती हैं, पूर्णांक में
होती हैं। चौथा अंतर हो जाएगा यह सरल, जटिल तथा अन्य सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है। अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित हैं। अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित हैं, जबकि यह केवल सरल या प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित हैं। सरल व प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित होगी। नेक्स्ट जो अंतर है वह यह हो सकता है, जो कोटि है वह किस पर निर्भर करेगी, वेग पर निर्भर करेगी। तो इस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, जबकि इस पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता अणु संकेता पर। तो यह वेग का निर्धारण नहीं करती, ऐसे बोल सकते हैं ये वेग का निर्धारण नहीं करती। इस पर कोटि पर क्या होगा, ताप, उत्प्रेरक व सांद्रता का प्रभाव पड़ता है। जबकि अणु संकेता पर इस पर ताप, उत्प्रेरक व सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपको 6 डिफरेंस पता होने चाहिए, किसमें, कोटि व अणु संकेता के बीच में। ये जो 6 डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता के बाद हम अगले टॉपिक जो अपना है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। करने वाले कारक, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट अपने पास है इसमें पहला जो फैक्टर है वह है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ध्यान से देखिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में ज़्यादा होती है, इसके कारण अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटता जाएगा। तो वेग समय के बीच में जो ग्राफ आएगा वह ऐसा आएगा, अनंत स्पर्शी आएगा। वेग कभी जीरो नहीं होगा, अभिक्रिया कभी रुकेगी नहीं। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, ये मैंने वेग नियम से बोला, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार
अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा है अपने पास, दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वह है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में क्या होगा, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाएं तो अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो पुराने बंध जल्दी टूटेंगे और नए बंध जल्दी बनेंगे, तो उससे उत्पाद जल्दी बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो अगर T1 समय पर अभिक्रिया का रेट मैंने R1 मान लिया और इसमें अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करता हूँ तो जो T2 टाइम में उस पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो प्रायोगिक रूप से ऐसा लिखा जाता है, प्रायोगिक रूप से ऐसा लिखा जाता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वह 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो म्यू है, म्यू क्या है, म्यू यहाँ पर ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है। म्यू क्या करता है, ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है। और डेल्टा टी जो डिफरेंस है वह क्या है, तापांतर में डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर है। तो म्यू का मान डेल्टा टी में अगर डिफरेंस 10 है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी। तो 2 या 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। प्रत्येक 10 डिग्री जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास R2 है वह क्या हो जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 बराबर, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, तो R2 क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब तीसरा अपने पास प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है अपने पास अभिकारकों के बंधों की प्रकृति व सामर्थ्य। बंधों की प्रकृति व सामर्थ्य अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपने पास जैसे अपने को 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं। एक अभिक्रिया 2NO प्लस O2 ये मिलकर बना रहा है 2NO2। दूसरी अभिक्रिया है जिसमें CH4 ऑक्सीकृत हो रहा है, तो क्या बनाएगा ये, जितने कार्बन है उतनी तो CO2 बनाएगा और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे जल के अणु बनाएगा। तो आप इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया तीव्र होगी और कौन सी अभिक्रिया मंद होगी। तो फर्स्ट अभिक्रिया की बात करूं तो फर्स्ट अभिक्रिया में N और O के मध्य केवल एक बंध है, एक बंध। जबकि दूसरी अभिक्रिया की बात करूं मैं तो दूसरी अभिक्रिया में CH4 के मध्य 4 बंध हैं। तो यहाँ पर बंधों का जो सामर्थ्य है या बंधों की जो संख्या है वह ज्यादा है, इस कारण ये अभिक्रिया क्या होगी, ये वाली अभिक्रिया स्लो होगी। जबकि इस अभिक्रिया में बात करें तो यहाँ पर केवल बंधों की संख्या 1 है, बंधों की संख्या
कम है, इस कारण ये अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो बंधों की संख्या व सामर्थ्य जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का जो अपने पास अभिक्रिया का वेग है वह उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ये है ये बंधों की सामर्थ्य व नेक्स्ट है अपने पास, इसके बाद चौथा है अपने पास, इसके बाद चौथा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक क्या होता है, सबसे पहले वह बाह्य अभिकारक जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो अपने पास एक अभिकारक है ए बी, दूसरा अभिकारक है सी डी। वह सबसे पहले जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा ग्रहण करके ही अभिकारक टक्कर करने के लिए रेडी होते हैं और अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, जिस पर पुराने बंध टूटने की अवस्था में तथा नए बंध बनने की अवस्था में होते हैं। या ए बी बंध टूटने की अवस्था में जबकि एसी बंध बनने की अवस्था में, तथा सी डी बंध टूटने की अवस्था में और बी डी बंध बनने की अवस्था है। तो इसको बोलते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, अभिक्रिया मध्यवर्ती बोलते हैं। बहुत कम टाइम में अभिक्रिया मध्यवर्ती उत्पाद में चेंज हो जाएगा, तो AC प्लस BD उत्पाद बन जाएगा अपने पास। और जो ये ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा। जिस पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वह कम हो जाएगा, जिसके कारण अपने को जो अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं वह पहले ही मिल जाएगा, बहुत कम समय में मिल जाएगा, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो उत्प्रेरक का प्रभाव समझ में आ गया कि उत्प्रेरक में क्या होगा कि अगर किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दे तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने के कारण अभिक्रिया मध्यवर्ती अपने को जल्दी मिल जाएगा, जिसके कारण उत्पाद शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है सतही क्षेत्रफल। पांचवा जो टॉपिक है वह यहाँ देख लेते हैं, सतही क्षेत्रफल। अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो इसमें क्या करते हैं, अभिक्रिया को अगर मैं कोई अपने पास अभिकारक है उसको अगर मैं चूर्णित करता हूँ, उसको क्या करता हूँ मैं चूर्णित करता हूँ, तो चूर्णित करने पर अपने पास जैसे कोई अभिकारक था ऐसा, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, चूर्णित कर दिया। तो चूर्णित करने पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ेगी, सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया फास्ट होगी। तो क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही कारण है कि जो प्रयोगशाला में जितने भी अपने पास रेडिकल वगैरह हैं वो पाउडर फॉर्म में रखे जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो वह बड़े कोयलों की अपेक्षा छोटे कोयलों से आसानी से जलता है। नेक्स्ट है अपने पास 6 नंबर का जो है वह है अपने पास विकिरण का प्रभाव।
नेक्स्ट है 6 नंबर का विकिरण का प्रभाव। इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। इसमें क्या होगा विकिरण के प्रभाव में, जैसे अपने पास कोई अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अगर मैं अभिक्रिया को अंधेरे में करवाता हूं तो अभिक्रिया होगी नहीं, जबकि अगर मैं H2 प्लस Cl2 में विकिरण डालता हूं, H न्यू रेडिएशन डालता हूं, तो अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी, बहुत तीव्र होगी। तो वे अभिक्रियाएं जिन पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग विकिरण पर निर्भर करता है उसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो विकिरण पर जो निर्भर करेगा वह होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। और लास्ट है अपने पास विलायक की प्रकृति। लास्ट है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सोलवेंट, विलायक की प्रकृति। तो नेचर ऑफ सोलवेंट में क्या होगा, जो आयनिक समान को घोलता है, आपने विलयन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा और 11th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। तो जो आयनिक अभिक्रिया है वह ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है, ध्रुवीय विलायकों में संपन्न। जबकि जो अपने पास सहसंयोजक अभिक्रिया है या जो सहसंयोजक यौगिक हैं, यहाँ पर भी यौगिक लिख देते हैं, सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में शीघ्रता से घुलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आयनिक यौगिक हैं अपने पास NaCl, K2SO4, तो जल में क्या होगा, आसानी से घुलेगा। जबकि सहसंयोजक यौगिक CCl4, AgCl वगैरह हैं, तो ये किस में घुलेंगे, ये अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह में शीघ्रता से घुलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट, जैसे दाब का प्रभाव है, जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव वैसे इसका अध्ययन हम करते हैं साम्य के अंदर। तो इसमें क्या होता है, दाब के प्रभाव में जैसे मैंने अभिक्रिया ले रखी है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और एक अभिक्रिया है अपने पास PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, ये अभिक्रिया है। तो प्रथम अभिक्रिया में अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो जो अभिक्रिया है वह अग्र दिशा में विस्थापित होगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी, अग्र दिशा में विस्थापित क्यों होगी, क्योंकि लासा-चेलिए के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर दाब, ताप और सांद्रता बढ़ाई जाती है तो साम्य उधर विस्थापित होगा जिधर मोल का प्रभाव कम है, तो इस कारण ये अग्र दिशा में विस्थापित होगी। जबकि इस अभिक्रिया में अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो साम्य क्या होगा, पश्च दिशा में विस्थापित होगा। तो यहाँ अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी
पश्च दिशा में जाएगी तो उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें अगर अभिक्रिया को आगे ले जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दाब में कमी करनी पड़ेगी, जबकि अग्र दिशा में अभिक्रिया विस्थापित होगी, अग्र दिशा में विस्थापित होगी। तो बच्चों ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे, बहुत इंपॉर्टेंट कारक हैं ये, और इनसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अपना लेक्चर है, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड जो अपनी 12th बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।